Hi everyone, welcome to my channel Knowledge Group। स्वागत है आपका नॉलेज ग्रुप पर। आज हम मराठा साम्राज्य का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 1627 से लेकर के 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आपने उस वीडियो को, उस क्लास को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें मराठा साम्राज्य बाय राजन सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि भारत का अगर इतिहास की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। ठीक है ना, ये सफल आक्रमण था, मुस्लिम पहला आक्रमण था, सफल आक्रमण था। 715 में ये वापस चला जाता है। ठीक है ना, 715 में ये वापस चला जाता है भारत से। इसके बाद भारत में एक तरह से मुस्लिम आक्रमण होते रहे और मुस्लिम आक्रमण किस लिए हुए थे? सिर्फ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत को लूटना, पैसा को कमाना, ये जो है मुख्य मकसद था मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भारत पे आक्रमण करना। ठीक है ना, और चूंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर अलग अलग राजा थे, अलग अलग क्षेत्रों में राजा थे, वो आपस में द्वेष रखते थे, आपस में इन लोगों की बनती नहीं थी। और इसीलिए जो विदेशी लोग थे, या चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे अंग्रेज हो, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने में सफल भी हुए। क्यों? क्योंकि देखो, आप जानते हैं कि बाबर के बारे में आप जानते ही हैं कि बाबर ने 1526 में जब भारत पर आक्रमण किया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, पंजाब के शासक ने बाबर को भारत में इनवाइट करने के लिए कहा था। इब्राहिम लोदी उस समय शासक थे लोदी वंश के, तो उनके चाचा ने बाबर से कहा था कि भारत पर आक्रमण करें, हम आपका सहयोग करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राजा थे, वो आपस में द्वेष रखते थे, एक नहीं थे, और इसीलिए विदेशी जो लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करने में उन्हें आसानी मिलती थी, क्योंकि उन्हें मदद भी भारत से ही मिलती थी, खुफिया जानकारी मिलती थी, कितनी सेना है, क्या है, इस प्रकार की चीजें होती थी। और इसीलिए विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर जो है कई सालों तक शासन किया। तो सबसे पहले भारत में नींव जिसने डाली मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ठीक है ना, भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है। इसके बाद जो आक्रमण होते हैं महमूद या गजनवी, गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। इसके बाद मोहम्मद गौरी को आप जानती हो, भारत पर कई बार आक्रमण किया और आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, भारत में धन दौलत को लूटना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने 1207 में पहली बार इसकी गुलाम वंश की नींव डाली, और गुलाम वंश की नींव कहाँ? दिल्ली, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव डाली, तो गुलाम वंश चलता है। इसके बाद गुलाम वंश के बाद जो चलता है वो खिलजी वंश शासन करता है। खिलजी वंश के बाद आपको पता है जो है तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद जो अंतिम शासक थे वो लोदी वंश थे। लोदी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने जो है मुगल वंश की भारत में नींव डाली 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। 21 अप्रैल 1526 आपको याद रखना है। बाबर आपको पता है 1526 से लेकर के 1707 जो है बाबर से लेकर के औरंगजेब तक
औरंगजेब तक जो शासक थे वो शक्तिशाली थे, संपूर्ण भारत पर शासन किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा जो है शक्तिशाली हो जाते हैं। औरंगजेब को जो है औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार भी किया, शिवाजी को तोड़ना चाहा, शिवाजी को जो है मृत्यु देना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और पहले 1680 में मृत्यु हो जाती है आपका शिवाजी की। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते हैं। यहाँ पर 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब मराठाओं के पास था बहुत अच्छा अवसर, क्योंकि सिवा जो है औरंगजेब के बाद जो शासक बने मुगल वंश में वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, उनकी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। और इसीलिए क्या हुआ कि मराठाओं ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाया और एक ऐसा समय आया कि चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मैसूर हो, हर जगह मराठाओं का शासन रहा। ऐसे बहुत से जो है साम्राज्य थे, क्षेत्र थे, शासक थे जो मराठाओं ने जो है उन पर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन उनसे कर वसूलते थे। तो एक समय ऐसा था कि मराठा पूरी भारत पर शासन जो है करने लगे। तो यही कुछ पॉइंट थे जो कि मैं डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे और मराठा साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, कौन कौन से शासक बने, किस प्रकार से पेशवा पद भारत में आया, इन सब के बारे में आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। सबसे देखो, अगर आप मराठा साम्राज्य का, ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट जानना पड़ेगा आपको। पार्ट फर्स्ट में मैंने शिवाजी के बारे में पढ़ाया है कि शिवाजी का जो जन्म है 1627 में होता है। 1646 में उन्होंने पहली बार आक्रमण प्रारंभ किया और सबसे पहले जो है आक्रमण प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है 1664 जो है हैदराबाद और सूरत को लूटने का श्रेय जाता है। 1672 में फिर से जो है सूरत को लूटते हैं। तो इस प्रकार से शिवाजी के उनके जो पिताजी थे, उनके जो गुरु थे, उनकी जो माताजी थी, उन सब के बारे में बताया। 240 किलो का जीतने का श्रेय शिवाजी को जाता है। तो कर्नाटक का जो अंतिम किला था जो शिवाजी के द्वारा जीता गया था जो है, और इनकी ये अंतिम विजय थी। तो ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पिछली क्लास में देखने को मिलेंगे, तभी आपको मराठा साम्राज्य समझ में आएगा। आज बात करेंगे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। शिवाजी की मृत्यु आपको पता है 1680 में होती है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में होती है। शिवाजी के दो पुत्र थे, एक थे राजा राम और दूसरे थे संभाजी। राजा राम छोटे पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी। राजा राम ने खुद को राजा घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, क्योंकि बड़ा लड़का राजा बनना चाहिए। अब उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है तो जो संभाजी हैं वो राजा राम को पराजित कर देते हैं और 1680 से लेकर के 1689 9 वर्ष के लिए संभाजी मुगल साम्राज्य के शासक बन जाते हैं और मराठा साम्राज्य के शासक बन जाते हैं और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बढ़ाई। सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने किया इनका तो कवि कलश के द्वारा किया गया और एक तरह से संरक्षक के रूप में ये कार्य करते रहे संभाजी के समय। तो उत्तराधिकार ये जो राजा राम और संभाजी हैं, ये शिवाजी के दो पुत्र थे, ठीक है ना। एक सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी, सबसे जो छोटे पुत्र थे वो राजा राम थे। राजा राम खुद को राजा घोषित कर देते हैं, लेकिन बाद में संभाजी और इनके बीच में युद्ध होता है और संभाजी विजय होते हैं। 1680 से लेकर के 1689 के बीच में मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी और कवि कलश जो थे वो इनका काफी सहयोग इनका रहा था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संभाजी का सहयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आपको कवि कलश याद रखना है। औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। औरंगजेब का
पुत्र था अकबर द्वितीय, जो कि विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ, और उसको सहायता कौन दे देते हैं? संभाजी। संभाजी उसको सहायता दे देते हैं, शरण दे देते हैं, और इसीलिए संभाजी को औरंगजेब के द्वारा 1689 में गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है और जाकर पहुंच जाता है मराठा साम्राज्य में। मराठा साम्राज्य में पहुंचने के बाद संभाजी जो थे शासक थे, उन्होंने जो है अकबर द्वितीय का सहयोग किया। जैसे ही सहयोग करते हैं औरंगजेब को इसकी जानकारी होती है और औरंगजेब संभाजी को गिरफ्तार कर लेता है और 1689 में उन्हें मृत्यु दंड की सजा देता है और बाकी परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लेता है औरंगजेब। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जब संभाजी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब पूरा अवसर था राजा राम के पास, और राजा राम शासक बनते हैं मराठा साम्राज्य के 89 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। 89 से लेकर के 1700 ईस्वी तक लगभग 11 साल तक जो है राजा राम मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा बनाई थी। इन्होंने अपनी राजधानी संभाजी ने रायगढ़ बनाई थी, लेकिन राजा राम ने अपनी राजधानी को सतारा बनाया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में, और इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ये किसकी पत्नी थी? तो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई संरक्षिका के रूप में काम करने लगती हैं, और इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ठीक है ना, किसका? राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। उसको राजा घोषित कर देते हैं, लेकिन संरक्षिका के रूप में ताराबाई जो कि राजा राम की पत्नी थी काम करती रहती हैं। ठीक है ना। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो संभाजी का जो पुत्र था साहूजी, उसे आजाद कर दिया जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो कि संभाजी का पुत्र साहूजी ग्रुप में था उसको छोड़ दिया जाता है, और 1707 से लेकर के 1749 फिर से ये जो है राजा बन जाते हैं। फिर से राजा कौन बन जाता है? साहूजी, जो कि संभाजी का पुत्र था, राजा बन जाते हैं। 1707 से लेकर के 1749 तक ये शासन करते रहते हैं। और इन्हीं के समय साहूजी कौन थे? संभाजी के पुत्र थे। राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1707 में जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की तो साहूजी को जो है रिहा कर दिया जाता है मुगलों के द्वारा, जो मतलब औरंगजेब के बाद जो शासक बनते हैं। प्रथम पेशवा पद आरंभ किया तो वो किसके द्वारा किया गया? साहूजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। मराठा दो भागों में बट जाता है, आपको याद रखना है। साहूजी सतारा से शासन करते हैं, शिवाजी कोल्हापुर से शासन करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा? मराठा दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला था साहूजी शासन कर रहे थे सतारा से, एंड शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे कोल्हापुर से। तो इस प्रकार से साहूजी जो कि संभाजी के पुत्र थे एंड शिवाजी द्वितीय राजा राम के पुत्र थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विभाजित होता है दो भागों में, लेकिन अब शक्तिशाली हो जाते हैं पेशवा, और पेशवा एक संधि करते हैं, संगोला की संधि। ये पॉइंट याद रखना है। संगोला की संधि होती है 1750 में। संगोला की संधि में वास्तविक शासक अब पेशवा बन जाते हैं। किसके द्वारा पेशवा पद की शुरुआत की गई? तो आपको साहूजी याद रखना है। साहूजी ने पेशवा पद की शुरुआत की, और संगोला की संधि के बाद 1750 के बाद वास्तविक शक्तिशाली शासक बन जाते हैं पेशवा। और प्रथम पेशवा की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ, आपको याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे, जो 1713 से लेकर के 1720 अर्थात 7 वर्ष तक
जो है मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में काम करते हैं या पेशवा के रूप में काम करते हैं। साहू जी के बाद मैंने कहा 1750 के बाद संगोला की संधि के बाद अब पेशवाओं का जो पद था वो वास्तविक हो जाता है। वास्तविक शक्ति अब किसके पास में आ जाती है, तो वो पेशवाओं के पास में ही आ जाती है। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। आपको ये याद रखना है प्रथम पेशवा कौन थे, कौन सी संधि के बाद पेशवा पद प्रभाव में आया। पेशवा पद की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो साहू जी के द्वारा। संगोला की संधि के बाद पेशवा पद वास्तविक शक्तिशाली हो जाते हैं। संगोला की संधि 1750 में होती है। सतारा से जो शासन कर रहे थे वो साहू जी थे और शिवाजी जो है कोल्हापुर से शासन करते हैं। तो प्रथम पेशवा 1713 से लेकर के 1720 तक जो है बालाजी विश्वनाथ ने जो है मराठा शासक के रूप में काम किया। इसके बाद जो शासक जो है पेशवा बनते हैं, तो पहला पेशवा आपको याद रखना है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा पेशवा याद रखना है बालाजी प्रथम। बालाजी फर्स्ट आपको याद रखना है जो 1720 से लेकर के 1740 अर्थात 20 वर्षों तक इन्होंने मराठा के पेशवा अर्थात शासक के रूप में काम किया। इन्होंने गुजरात को जीतने का श्रेय इनको जाता है। हैदराबाद प्रेसिडेंसी, मालवा और पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा और इन सभी क्षेत्रों से इन्होंने 1/4 प्राप्त किया था। ठीक है ना, हैदराबाद हो, गुजरात हो, मालवा हो और पुर्तगालियों से संघर्ष किया और 1/4 कर बाजीराव प्रथम के द्वारा। बाजीराव प्रथम के द्वारा 1/4 कर प्राप्त किया था। और सबसे अधिक विस्तार हमें देखने को मिलता है मराठा साम्राज्य में बाजीराव प्रथम के समय। मस्तानी से ये जाते हैं बुंदेलखंड के जो है राजा के छत्रसाल ने इनसे सहयोग मांगा और छत्रसाल का सहयोग करने के लिए बुंदेलखंड जाते हैं और यहाँ पर इनकी एक मुस्लिम नृत्यांगना से मुलाकात होती है जिनका नाम था मस्तानी, और ये मस्तानी से विवाह अर्थात शादी भी कर लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मस्तानी से इनकी मुलाकात बुंदेलखंड में होती है। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल आपको याद रखना है और मस्तानी से शादी करते हैं। बाजीराव प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है 1740। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले जो पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम के द्वारा और ये तीसरे पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। तो कैसे याद रखना है आपको, बालाजी लेना है प्रथम पेशवा से और बाजीराव लेना है द्वितीय पेशवा से। तो हो गए बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव ये 1740 से 1761 अर्थात 21 वर्ष तक जो है पेशवा के रूप में काम करते हैं मराठा। पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय होता है 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1556 में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको याद रखना है 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में और इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है और मराठाओं के मध्य में ये युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में ये युद्ध होता है जिसमें मराठा पराजित हो जाते हैं, और माना ऐसा जाता है बालाजी बाजीराव इससे दुखी होकर के बहुत दुखी होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, जिसमें मराठाओं की पराजय हो जाती है और जो है बालाजी बाजीराव जो है दुखी हो जाते हैं और इनकी मृत्यु
हो जाती है। अब जो है मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया माधवराव ने। 1761 से लेकर के 1772 तक इन्होंने शासन किया। हैदराबाद और मैसूर से 1/4 चौथ इनके द्वारा भी वसूला गया था। ठीक है ना। दो टैक्स लगा करते थे। एक था सरदेश मुखी जो 1/10 लगता था, और 1/4 चौथ कर था, जो भी मतलब जो फसल की उपज है। ठीक है ना। तो माधवराव ने 1761 से लेकर के 1772 के बीच में जो है मराठा साम्राज्य को विस्तारित किया, अर्थात उसका विस्तार किया। अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। आपको याद रखना है। अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय थे और 1818 तक शासन करते रहते हैं। अब कौन आ जाता है? अब आ गए भैया अंग्रेज। अब कौन आ गए? अंग्रेज आ जाते हैं और मराठाओं से कई युद्ध होते हैं। मराठाओं को पराजित कर देते हैं और अंग्रेज अब वास्तविक शासक या वास्तविक सरकार भारत की बन जाते हैं। अंग्रेज भी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। जब उन्होंने भारत के लोगों को देखा कि राजा ही राजा आपस में लड़े हुए हैं, जाति धर्म के नाम से ये देश बटा हुआ है, अब उन्होंने व्यापार तक ही सीमित नहीं रखा। अपने अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत पर शासन किया और सरकार भी बनते हैं भारत की। इंग्लैंड से ही इंग्लैंड की सरकार भारत पर शासन करती है। तो इस प्रकार से मराठा भी खत्म हो जाते हैं, आ जाते हैं अंग्रेज। और एक समय ऐसा भी आता है कि अंग्रेज भी खत्म हो जाते हैं, आ जाते हैं देश के नेता। और नेता आपको पता है किस तरह से देश को लूटने का काम, देश को खत्म करने का काम, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और जो है आपस में लड़ाते हैं और जो है आपको शिक्षा से दूर रखते हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपसे कहते हैं कि आप राजनीति में आए, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, स्कूलों को बंद करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की, ये दशा है हमारे देश की। हम सबको ये सोचना चाहिए, एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल वीपन। एजुकेशन एक ऐसा वीपन है जो हम सबको फ्री में प्राप्त किया जा सकता। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कई लोग हैं सहयोग नहीं करते हैं। अरे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका चैनल है, लाइक कमेंट शेयर में आपका कुछ भी नहीं जाता है। समाज का चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे किस प्रकार से जो है मराठाओं ने शासन किया और जो है शिवाजी के बाद किसने जो है मराठा को आगे बढ़ाया। जो है शिवाजी के पुत्र कौन कौन से थे? राजा राम और संभाजी। संभाजी का पुत्र कौन था? साहूजी। राजा राम का पुत्र था जो है शिवाजी द्वितीय। किस प्रकार से शासन किया? 1750 से जो है आ जाता है क्या? 1750 से पेशवा पद आ जाता है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे, बाजीराव प्रथम पेशवा, ये द्वितीय पेशवा थे, और बाजीराव ये जो है तृतीय पेशवा थे। इसके बाद बन जाते हैं आपका माधवराव। ठीक है ना। माधवराव के बाद अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय थे। 1818 तक ये शासन करते हैं। आ जाते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों और मराठाओं, मुगलों और मराठाओं के मध्य में कौन कौन सी संधियां हुई हैं, कहाँ हुई हैं, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब कर लें पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू योर सपोर्टिंग मी। कई लोग हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनका हार्टली थैंक यू। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट ही है, हम्बल रिक्वेस्ट, की सपोर्ट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हमने जो है मराठा साम्राज्य का सेकेंड पार्ट डिस्कस किया, जिसमें पेशवाओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।